जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। दिस इज़ द इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज पूरे कोर्स को कवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है दैट इज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अ चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है ये आपका रिलेटेड है विद द प्रीएम्बल के साथ में, ठीक है। चैप्टर 3 इज़ रिलेटेड विद द प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डाटास को यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर था यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर था आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड था आपका सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें प्रीएम्बल की, तो जो कॉन्सेप्ट है प्रीएम्बल, ये हमने कहाँ से बोरो किया है? इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया है, बोरो किया है। और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था, उसका बेस्ड ये आपका प्रीएम्बल है। और इसमें अब तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है, जो कि 42nd अमेंडमेंट कहलाती है 1976 के दौरान। और इस समय 3 वर्ड्स जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 जो वर्ड हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये तीनों वर्ड यहाँ पर क्या किए गए थे, एड ऑन किए गए थे। अब यहाँ पर हम बात करें, ये जो प्रीएम्बल है ये ना ही सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है। जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका सोर्स भी नहीं है, और ना ही ये प्रोहिबिट करता है उन पावर्स को। मतलब इसका बेसिकली अगर जो मैं बात करूं कि प्रीएम्बल इसका जो मीनिंग है, या बेसिकली इसका कह लीजिए प्रीएम्बल का कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी तरीके की पावर के साथ में, उसको एनहेंस करने का या उसको प्रोहिबिट करने का, ठीक है। ये एक नॉन जस्टिशिएबल कॉन्सेप्ट है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्रीएम्बल इज एन जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल इन डिफरेंट वन डे एग्जामिनेशन। सो दिस इज अ नॉन जस्टिशिएबल कॉन्सेप्ट। इसका प्रोविजन जो है वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता बाय द कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करें अगर जो इसके कंपोनेंट्स के बारे में, कि जो प्रीएम्बल है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये टर्म बेसिकली कई बार पूछा जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स अथॉरिटी ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। नेचर कैसा है इंडियन स्टेट्स का? ये है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो टर्म है ये बेसिकली 5 टर्म, रिपब्लिकन पॉलिटी, ये टर्म कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके क्रोनोलॉजी पर भी पूछा जाता है कि किस तरीके से क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल के अंदर मेंशन जो है वो है कि जस्टिस देना है, लिबर्टी देनी है, इक्वलिटी देनी है एंड फ्रेटर्निटी देनी है। ये हमने लास्ट वीडियो या लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, जस्टिस, ये सब चीज़ें कहाँ से ली हैं? हमने फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। डेट ऑफ एडॉप्शन की हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये डेट आपको सभी को पता है 26 नवंबर 1949। और इस डेट को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट की हम बात करें तो नेचर में आपके 5 टर्म्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए थे एक हाईलाइटेड पॉइंट में। तो वहाँ पर था एक सोवरेन। इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट। भारत जो है, भारत गणराज्य जो है वो किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही कोई और राज कर रहा है। जैसे ब्रिटिश एरा में क्या होता था, ब्रिटिश एरा के टाइम पर जो भारत में राज चलता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था, बट ऑन द नेम ऑफ द क्राउन के नाम पर, मतलब जो ब्रिटेन की जो महारानी थी या महाराजा थे उनके नाम पर यहाँ पर शासन चलता था। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में एक सोवरेन आता है कि भाई इंडिया जो है वो डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर, ना ही किसी का
वो प्रभुत्व है इसके ऊपर, मतलब किसी का प्रभाव नहीं है किसी और देश का, हम स्वतंत्र हैं, कंप्लीट फ्री हैं। दूसरा जो नेचर में था सोशलिस्ट, इंडियन ब्रांड जो सोशलिस्ट जो टर्म है या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे चाइना है, चाइना में कम्युनिस्ट सोशलिज्म चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार या कम्युनिज्म का जो एक बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है, लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, इंडियन सोशलिज्म जो है वो एक मिक्सचर है किसका, मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का। अब मार्क्सिज्म जो है वो कम्प्लीटली कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता है, ये कम्युनिज्म से रिलेटेड है, बट यहाँ पर जो भारत का सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म के कुछ चीज़ों को जो वहाँ की अच्छी हैं प्लस गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों का मिक्सचर है या कह लीजिए उन दोनों का ब्लेंड है। इसे हैविली बेसिकली इसमें ज़्यादा इफेक्ट जो है वो गांधीयन सोशलिज्म जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है सेकुलर। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इंडिया फॉलो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर भारत के अंदर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जिसे बाकी अदर कंट्रीज़ में यूएसए या अदर कंट्रीज़ में बात करोगे तो वहाँ पे चर्चेस का थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा रहता है। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, यहाँ पर संविधान के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की गाइडलाइंस या चीज़ों को लेकर। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड सेकुलर है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 का, उसके तहत एड ऑन की गई थी प्रीएम्बल के अंतर्गत। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब यह है कि पीपल जो है, जो आम जनता है, वो एंजॉय करती है अपना पॉलिटिकल राइट, और पॉलिटिकल राइट को इस्तेमाल करते हुए वो इलेक्ट करती है अपने रूलर्स को। ठीक है, जो कि अकाउंटेबल होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप इलेक्शन आमतौर पे देखते हैं कि कोई पर्सन है ए, उसने चुनाव में वोट किया, और कोई पर्सन बी जो है वो एमएलए बनकर या एमपी बनकर जाता है, और वो सारे एमपी मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, एमएलए या एमपी बन के गवर्नमेंट बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी किसकी आ रही है, इनकी आ रही है, एमपी एमएलए की, किसके टुवर्ड्स, किसकी तरफ, ये जो पीपल है जिन्होंने इसको चुना है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को। ठीक है, दो टाइप की डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है। इनडायरेक्ट, अब देखिए जो प्रधानमंत्री हैं या पीएम हैं या फिर सीएम हैं, इनको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते। हम किनको चुन रहे हैं, एमपी या फिर एमएलएस को चुन रहे हैं। वो लोग चुनते हैं किसको, पीएम या फिर सीएम को। ठीक है, यहाँ पर हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तरीके से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, इलेक्टोरेट जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा व्यक्ति पीएम बनेगा या सीएम बनेगा, जैसे कि आपका यूएसए के अंदर होता है। जो वोट देने वाले व्यक्ति हैं वही डिसाइड करते हैं कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वो कौन सा व्यक्ति बनेगा, वो उसको डायरेक्टली वोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट टूल्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर। एक होता है रेफरेंडम। ठीक है, लेजिस्लेशन रिफर्स टू द इलेक्टोरेट या बेसिकली पीपल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंडम। इनिशिएटिव क्या होते हैं, जो पीपल्स प्रपोज करते हैं बिल टू द लेजिस्लेचर। जो बिल है, कोई कानून या विधेयक आना है, उसको लेजिस्लेशन में, विधायिका में या पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करने वाला या देने वाला, वो बेसिकली इनिशिएटिव कहलाता है। रिकॉल में आता है आपका वोटर कैन रिमूव देयर रिप्रेजेंटेटिव। एक होता है राइट टू रिकॉल, आपने कई सारी मूवीज़ में हो सकता है देखा हो राइट टू रिकॉल। ये जो वर्ड है राइट टू रिकॉल, मूवीज़ वगैरह में आपने अक्सर हो सकता है देखा हो। तो उसमें क्या होता है कि जिस रिप्रेजेंटेटिव को आपने चुना है, मतलब किसी एमपी को आपने बनाया है, चुना है, और उसके काम से आप खुश नहीं हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में राइट टू रिकॉल किया जा सकता है। बट इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को पसंद नहीं है कोई व्यक्ति तो आप राइट टू रिकॉल लगा दो, बट उसमें भी एक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस या एप्लीकेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो दोबारा इलेक्शन वहाँ पर कराए जा सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ वर्ड जो है वो है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। वो कहाँ से इलेक्ट होता है, इलेक्टेड पर्सन होता है, नॉट द हायर की पोजीशन। ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट आपका कौन हो गया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीएम की, सीएम की या फिर प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं वो इलेक्ट होते हैं, ना कि वंशानुगत चलते हैं कि मतलब अगर जो कोई व्यक्ति सीएम है तो उसका बेटा या बेटी जो भी होगा वो सीएम बनेगा नेक्स्ट, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर इलेक्ट होते हैं लोग। रिपब्लिक का दो और
चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इसके अंदर, तो वो ये हैं कि सोवरेनिटी, पब्लिक पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो पीपल्स के अंदर है, और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। ठीक है, मतलब जो भी पॉलिटिक्स के अंदर ये इलेक्शन जो भी होगा, इलेक्टेड चीज़ें जो भी होंगी, वो सारी रिलेटेड है विद द कॉमन पर्सन या पीपल के साथ में। ठीक है, आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पर बात करें अगर जो ऑब्जेक्टिव की कॉन्स्टिट्यूशन की, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए यहाँ पर जो एक टर्म है वो टर्म है जस्टिस। तो जस्टिस किसको मिल रहा है यहाँ पर? सिटीजन्स को should not be discriminate against on the ground of caste, religion and gender. Social inequality should be reduced. जो सोशल इनइक्वालिटी है वो भी रिड्यूस होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पर। ये बेसिकली जस्टिस की यहाँ पर बात करते हैं। अब ये जस्टिस जो है वो 2-3 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका ये सोशलिस्ट जस्टिस। सोशल जस्टिस में इक्वल ट्रीटमेंट होगा जितने भी सिटीजन्स होंगे विदाउट ऑफ देयर सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर और रिलीजन। ठीक है। दूसरा होता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर क्या आता है? एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, रिमूवल द इक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी के अंदर एक आती चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मर्ज किया जाता है। वो आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, इसी के साथ एक और टर्म यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब ऑल सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ये राइट है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट है और इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस टू हैव इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी वॉइस जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर नेताओं तक या पॉलिटिकल ऑफिस तक वो ईजिली पहुंचा सके। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है आपका लिबर्टी। लिबर्टी जो है ये किसकी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स। देखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। किन चीज़ों की लिबर्टी की बात करते हैं? एग्जाम में कई बार डायरेक्टली वर्ड्स को फ्रेम आउट किया जाता है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स आपको देखने को मिलेंगे एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 चीज़ों की लिबर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो मेंशन्ड है किसके अंदर? प्रीएम्बल के अंदर। लिबर्टी का मतलब ये होता है कि प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, नॉट, और ये जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये पर्सन का डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि ये उसका अधिकार ही है कि वो, देखिए अब ये देखिए एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन की लिबर्टी है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी ये चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टर्म हमारा इक्वालिटी का है। इक्वालिटी जो है वो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ विद द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। अब स्पेशल प्रिविलेजेस की हम बात करें यहाँ पर, अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी, बट बाकी अदर लोग या कुछ स्पेशल पोस्ट वाले व्यक्ति जो है उनको छोड़कर यहाँ पर सारे लोग कानून के सामने बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर सिविक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिविक में आ गया ऑल इंडिविजुअल्स के इक्वल राइट्स है और इक्वल फ्रीडम्स है। इकोनॉमिक इक्वलिटी के अंदर आता है प्रोवाइडिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द वर्क्स। एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी में आता है गारंटी करना टू ऑल द पर्सन्स ऑफ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और एक लास्ट में टर्म आ रहा है फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड की बात हम यहाँ पर करते हैं, मतलब भाईचारा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप टर्म्स थे जो बेसिकली आपके प्रीएम्बल के अंदर मेंशन्ड है, जिनको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। लास्ट में हम थोड़ा सा कुछ केसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि प्रीएम्बल से रिलेटेड है। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ, जब ये प्रीएम्बल आपका बना, ठीक है, और आया, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई, कुछ चीज़ें हुई, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ टाइम पीरियड पे कुछ केसेस आए। उन केसेस के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो सबसे पहला आता है एक बेरोबेरी केस। बेरोबेरी केस यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में था ये 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्स दी कि प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसके बाद सेकंड केस आता है केशवानंद भारती केस 1973 का। प्रीएम्बल, दिस इज सुप्रीम कोर्ट ने कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्रीएम्बल जो है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और
इसे अमेंड भी किया जा सकता है। दोनों जगह टिक लग गया। फिर थर्ड केस आता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेटेड पार्ट है, मतलब अभिन्न अंग है। ठीक है, तो मतलब ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा केस जो है वो इससे रिलेटेड है और किस केस में क्या चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, सो ये तीनों केसेस का मतलब बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है किस केस में मना किया गया, किस केस में कहा, किस केस में इंटीग्रेटेड पार्ट है, ये चीज़ कही गई, इतना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है। सो इतना ही है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जो कि था हमारा प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल दिस इज़ द चैप्टर 3 था ये। ठीक है, दिस इज़ प्रीएम्बल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।